सो बेसिकली बच्चे ये पहले, जैसा आपको पता है जो ओल्ड स्कीम थी ना इंटर की, उसमें पहले ग्रुप वन में होता था, ग्रुप टू दोनों में अकाउंट्स होती थी, तो उन दोनों में होता ही नहीं था, तो ये नया स्टैंडर्ड डला हुआ। समझ रहे हो? आपको जनरली अगर बताऊं कौन कौन से नए स्टैंडर्ड जो फाइनल में होते थे अभी हैं, वो अगर मैं आपको बोलूं, AS 27 करा था ना आपने, वो भी नहीं था कभी भी। देन यू हैव AS 15, फिर AS 23 नहीं था, AS 25 नहीं था कभी भी। समझ रहे हो? ऐसे करते करते दो तीन स्टैंडर्ड और भी था, आई थिंक AS 28 भी, जो अभी डले। पहले ये इंटरमीडिएट में होते ही नहीं थे। समझ रहे हो? पर मुद्दे की बात ये है, अगर मैं, आज की क्लास हमारी बहुत सिंपल रहने वाली है। एम्प्लॉय बेनिफिट से आप इतना समझो, एम्प्लॉय को जो भी मैं दे रहा हूं उसकी मेरे को अकाउंटिंग करनी है, उसकी मुझे जर्नल एंट्री करनी है, कितने रुपए का मेरा खर्चा है वो बताना है, और मैंने डिस्क्लोज करना। AS 15 अगर सिंपल बोलो। लेकिन अब इमीडिएटली आपको अगर बोलूं इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर 5 साल बाद मैंने आपको ग्रेचुइटी देनी होगी, तो जब मैं आपको ग्रेचुइटी दूंगा, मैं तब खर्चा रिकॉर्ड करूं या अभी से रिकॉर्ड करूं? एग्जैक्टली तो वो कैसे होगा, वो ये कोशिश करेंगे। समझ रहे हो कि सर एक बार फिर से वो बता employee है। दोगे हाँ जी, क्या? जस्ट कंफ्यूजन अभी हो गई स्टार्ट, थी मीटिंग में। अभी स्टार्ट हुआ है मैडम, सुनते रहिएगा। तो बेसिकली AS 15, आप समझिए कि एम्प्लॉय को आप जो भी दे रहे हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी दे रहा है उस चीज की बात होगी। और कई चीजें बहुत सिंपल होती है, महीना खत्म सैलरी दे दी, उसकी बात होगी। समझ रहे हो? महीना खत्म, कोई पार्टी हुई, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, PF, सारी चीजों की बात होगी। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? जो पेमेंट मैंने आपको 10 साल बाद करनी है, समझ रहे हो, उसकी अकाउंटिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब 60 साल का हो जाता है पेंशन मिलती है, वो पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। हर महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है, उसका खर्चा कब रिकॉर्ड होना चाहिए? ड्यूरिंग टेन्योर हो चुका। अब एग्जैक्ट निकालना तो बहुत टफ है ना, लेकिन अब समझिए कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैं तुमको सैलरी तो दे रहा हूँ 50,000 महीना, 6 लाख का खर्चा तो अभी है, तूने अभी काम करा भी है, लेकिन हो सकता है लाख रुपया में 1 लाख रुपए साल का मैं प्रोविजनल बेसिस पे लेके चल रहा हूँ कि अगर ये 60 साल तक रहा तो मेरे को उसको पेंशन देनी पड़ेगी, मैं एक एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहा हूँ। समझ रहे हो? तो आप, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि हम देखेंगे अभी। ठीक है, मुद्दे की बात ये है सर, AS 15 का स्कोप क्या है, क्या चीजें, आइए देखते हैं। ये लिखवाऊंगा आपको। बेसिकली एम्प्लॉयर जो है बच्चे, ये वो ना फॉर्मेट चेंज हो जाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे को तो दिख रहा है, इधर बिल्कुल नहीं। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है, वो, ठीक है, आइए। एम्प्लॉयर जो है, क्या पे कर रहा है बच्चे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसको पे कर रहा है बच्चे? अब पहले मैं एम्प्लॉय की बात कर लेता हूँ। एम्प्लॉय हो सकता है पार्ट टाइम हो, 2 घंटे आ रहा है हफ्ते में 2 दिन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। फुल टाइम हो, टेम्पररी हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, कैजुअल, टेम्पररी, वोट एवर आप एम्प्लॉय है, AS 15 में अगर आपको एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है तो उसकी अकाउंटिंग AS 15 बताएगा। और क्या चीज मिलेगी जी आपको? सैलरी तो आप समझते ही हो सर, नौकरी करेंगे सैलरी मिलेगी, वेजेस, बोनस। ग्रेचुइटी कब मिलती है बच्चा? रिटायरमेंट पर। ठीक है, हालांकि सॉरी, और स्पेसिफिक हो जाते हैं, 5 साल हो गए और नौकरी चेंज करो तो भी मिल जाती थी ग्रेचुइटी। ठीक है, पेंशन, लीव सैलरी, PF, VRS, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, याद आ रहा है ये टैक्स के अंदर टर्म्स यूज करे मैं? अगर एम्प्लॉयर ये सारी चीजें जो देगा, तो उसको इसकी अकाउंटिंग किस हिसाब से करनी पड़ेगी? AS 15 के हिसाब से। और एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आप समझिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ऑफ सर्विस में होता है मैं बताऊंगा तेरे को क्या करना है तूने। अगर मैं एम्प्लॉय को बोलता हूँ भाई तेरे को 9:30 आना है तो आना है भाई, क्यों डिस्कशन कर रहा है? ठीक है, जैसे कि क्या मैं संजय को मैं बोल सकता हूँ, मान लो जब उसकी ज्वाइनिंग होती है, सर आप बताओ सर कितने बजे आना है? ऐसे होता है ना। अब जैसे वो 9:30 का टाइम है, वो 10 बजे आता है, तो कोई मैं बोलता हूँ भाई क्या कर रहा है भाई ये? समझ रहे हो? तो बेसिकली
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, मैं बताऊंगा क्या क्या काम करना है भाई, तेरे को इधर करना है, यहाँ करना है, ये सारी चीजें। लेकिन आप मुझे बताइए जो फैकल्टीज है, क्या आप उनके ऊपर इन्फोर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, वो एक टास्क के लिए हम लोग के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, तो ऑफ सर्विस समझिए, ऑफ सर्विस के ऊपर AS 15 लग जाता है, बिकॉज इट डिनोट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और अगर फॉर सर्विस है तो इसको बेटे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, प्रोफेशनल। पहले बताइए कोई दिक्कत यहां तक? और भाई ये जो सारी तुम पेमेंट कर रहे हो ना, ये 3 कारणों की वजह से हो रही है। एग्जैक्टली, फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दिया हुआ है, सैलरी मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, सारी बातें लिखी हैं। आपको नहीं दूंगा तो आप केस कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या है बच्चे, एज पर फॉर्मल एग्रीमेंट। दूसरा है लीगल बाउंडेशंस। लीगल बाउंडेशन का मतलब ये है, 5 साल नौकरी हो गई, मैं आपको नहीं दे रहा पैसे, आप केस कर सकते हो। ग्रेचुटी कैसे नहीं देगा? अगर मान लो मेरे पास 100 एम्प्लॉई है और अगर मैं नहीं देता, तो क्या ये इतनी मेरी मर्जी चल सकती है? नहीं, ग्रेचुटी एक्ट है। ग्रेचुटी एक्ट कहता है अगर कोई 5 साल कंटिन्यूस नौकरी करे तो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है उसको देना। समझ रहे हो, पूरा का पूरा एक्ट है वो। तो केस कर सकते हैं। हाँ जी, केस कर सकते हैं, नहीं देगा तो। एग्जैक्टली, जैसे मिंकी मैम के 5 साल होने वाले हैं। पर हमारे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता नहीं। ग्रेचुटी एक्ट लगता है अगर 20 एम्प्लॉई है आपके ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो, तुम्हारे एम्प्लॉय कौन कौन है, मिंकी मैम, अनुराधा मैम, संजय, दूषण सर। हाँ, तो वही एम्प्लॉय, सबसे बेसिक लेवल के क्लर्क टाइप। ठीक है, और कौन है, 4 एम्प्लॉय। लीगल बाउंडेशन की वजह से अगर कोई पैसा आपको देना पड़ेगा तो AS 15 लगेगा, मुद्दे की बात इतनी है। और ये क्या लिखा है, ट्रेडिशनल रीजन। क्या आप बता सकते क्या है ये ट्रेडिशनल? जैसे आप बच्चे कह रहे हैं अरे सर फेयरवेल है, फेयरवेल है, पार्टी मिलनी चाहिए। हाँ, जैसे दिवाली पे अगर एम्प्लॉय को दिवाली गिफ्ट ना मिले ना, तो मिनट में बोलते हैं घटिया कंपनी है। समझ रहे हो, आप सोच के देखिए ना। ठीक है, तो जैसे कि इवन, जैसे ईवा में जाकर के हम जाती बात होती है, कह रहे हैं, पहले इतना कुछ दिवाली पे मिलता था, बहुत ज्यादा मिलता था, 8-10 हजार का एक एम्प्लॉय को मिल जाता। आज के टाइम पे अभी पता नहीं, शायद से कोई एक छोटी सी चीज को मिलती है। तो एक्सपेक्टेशन होती है भाई। हाँ जी, सीए फर्म में तो और एक कम मिलेगी, उनकी तो और हालत बुरी रहती। वो तो कॉन्फिडेंस गिराते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट जॉब, पता है कि तुम्हें सीए फर्म में स्टार्टिंग में 2-3 महीना जॉब नहीं लग रही थी, तो मैं गया था, उन्होंने ऐसा कर दिया था भाई कि 10 हजार देंगे आप। दे रहे थे सर, 10 हजार तो दे रहे थे भाई, हमारे में तो दिवाली में तक दिया था। दिवाली पे नहीं कह रहा मैं, और वो ऐसे दिखा रहा था कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो सिखाएंगे, आप हम तो आपको दे रहे हैं कि आने जाने का होगा। मैं, मेरा पॉइंट ये है, मार्केट में ना बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। समझ रहे हो, खुद ही का मारा, पैसे नहीं है देने को तो किसी को कुछ भी बोल दोगे आप। समझ रहे हो, तो ये फेस से जाते हैं ना तो पता लगता है, जब आप और बड़े हो जाते हो तो समझ आता है भाई सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। समझ रहे हो, हाँ। ठीक है, तो एनीवेज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या होता है? कि मतलब दिवाली गिफ्ट है सर, होली, कुछ भी खर्चा हो रहा है, कुछ भी है तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मुझे बताइए कोई दिक्कत? अब आप बस एक चीज लिख लीजिएगा, ये सारी बातें लिख ली। MD, हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना। सर 2 मिनट दे दो, ये वाला लिख ले ताकि। हाँ जी, ये लिख लीजिए। और इसके बाद आपको दिख रहा है AS 15 डज नॉट डील विद ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग अलग ही हो जाती है। ठीक है, पहले अच्छे खासे चैप्टर डले हुए थे, ESOP था, पता नहीं AS, मैं कह रहा हूँ 10 ना पढ़ाते कोई दिक्कत नहीं थी, वो इतने अच्छे चैप्टर्स थे। हायर परचेज, डिपार्टमेंटल, ESOP, बहुत अच्छे चैप्टर्स। हाँ, मतलब ना, ठीक है, चाहे मैं कह रहा हूँ कंटेंट बढ़ा दो आप, लेकिन वो चैप्टर हटाने नहीं चाहिए था। क्यों जी, सही बात है। सर WTDHD क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। और HD? HD नहीं है, MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा अच्छा। एक चीज और है, ये आर्टिकल को कभी भी अभी भी 10-12 हजार ही लिखते हैं
और एमबीए के आर्टिकल को 20-25 कंपनी देने को यार एमबीए की जगह से करोगे वैल्यू है, उनका ग्रोथ पैटर्न नहीं है दोस्त। अगर वो एक नॉर्मल एवरेज उससे होगा तो नहीं होगा, मतलब आर्टिकल लेवल ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स पे नहीं लगता। बाय चांस ये एमसीक्यूज में आ जाए, कुछ आ जाए कि AS15 के स्कोप से बाहर क्या है। नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर अलग चीज होती है। स्वेट इक्विटी शेयर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो, ईसॉप होता है एम्प्लॉयज को देना। आपको याद है वो एक पॉइंट ईसॉप का आ गया था, वो जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में था शायद से, वो जो टेस्ट में आया था, वो जो रह गया था अभी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये लिख चुके हैं हमरे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया फॉर्मल एग्रीमेंट, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, इनफॉर्मल प्रैक्टिस। ठीक है जी, आप ऐसी मतलब अच्छी चीजें अंदर एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, एक बार इसको रीड करके देखो बच्चे। क्या बोल रहे थे यार? ये स्टैंडर्ड क्या बता रहा है? एग्जैक्टली एंड डिस्क्लोजर, एंड ऑब्वियसली आगे आप देखेंगे मेजरमेंट भी बताएगा। आपको समझ नहीं आएगा खर्चा रिकॉर्ड कितने का करो, समझ रहे हो? तो ये मेजरमेंट टेक्निक्स भी बताएगा। क्लियर है? लिख दिया एक्सेप्ट में ईसॉप। चलिए, अब ये जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है ना, टेक्निकली वो समरी के अंदर आ गया सब, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लीजिए। कोई भी आ रहा है, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में, उसको ऊपर लिख सकते हो। आई थिंक ये कैश और काइंड नहीं लिखा हुआ था। सर चाहे इसमें ट्रेडिशनल रीजंस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? दिवाली गिफ्ट, होली गिफ्ट, व्हाटएवर। और आप एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या सिर्फ एम्प्लॉयज को दे रहे हो या उनके रिलेटिव्स को भी दे रहे हो? रिलेटिव्स को भी, तो आई थिंक ऊपर लिखा होगा। ये देखो, ये अभी अंडरलाइन नहीं हुआ था बस ये, चाहे एम्प्लॉय को दो चाहे रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉय को। क्लियर है? पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और देयर डिपेंडेंट्स और टू एनी अदर पार्टी। कहने का मतलब ये है भाई, किसी और पार्टी को भी दे रहे हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए, कोई दिक्कत? अब आप ना फॉर एग्जाम्पल, नहीं लाइक वाइज पढ़िएगा पहले, लाइक वाइज वाला एग्जाम्पल अच्छा है जिससे आपको स्कोप क्लियर होगा। हाँ, उसके बाद पढ़ना है। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हैं, उनका सैलरी का खर्चा तो हो रहा है, पेंशन भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। बट अब सोच के देखिए, क्या अभी एग्जैक्ट पता होगा मुझे उस एम्प्लॉय को 20 साल बाद कितना देना है? तो एस्टिमेशन तो इन्वॉल्व है, एक्चुएरियल्स वैल्यूएशन इन्वॉल्व है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन आपने आज सर्विस दी, आपके ऊपर मेरा जो खर्चा होगा पेंशन का मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा। एग्जैक्ट, क्लियर है? ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, एग्जैक्टली, लाइबिलिटी तो है मेरी। तो मुझे एक्चुअल नहीं पता तो मैं प्रोविजन बेसिस पे बनाऊंगा। तो बैलेंस शीट में गवर्नमेंट कंपनी की प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी करके आ रहा होगा, लाइबिलिटी बनी हुई होगी। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िएगा। और बच्चों वाला सवाल है एकदम, ऐसे सवाल नहीं आएंगे, पढ़ लीजिएगा फिर भी। जो आपने अभी समझाया वही लिखना है। बिल्कुल। हाँ, और वो कह रहे देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ फॉर्मल रिलेशनशिप, कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं है भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो लग ही जाते हैं।
ठीक है ना, एंड देयर इज अ डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पे लग जाएगा, फॉर सर्विस पे नहीं। क्लियर है जी? Whether an enterprise is required to provide for employee benefit arising from informal practice, answer is yes। समझ रहे हो, चाहे लीगल होता चाहे इनफॉर्मल होता तो होता, पढ़ लीजिए इसको। बिल्कुल, एक बार रीड कर लो फिर भी वो, मेकिंग अ लंप सम ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल और रेगुलरली ग्रांट एडवांस अगेंस्ट इनफॉर्मल बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर टू नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर सच बेनिफिट। क्लियर है जी? ठीक है, थ्योरेटिकल है ये। अच्छा, अब ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स थे ना, अभी हमने देखा सैलरी, पेंशन, इसको मेजरली 4 कैटेगरीज में तोड़ा गया। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट कौन कौन सी कैटेगरी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। शॉर्ट टर्म हो गया जो मुझे आपको विद इन 12 मंथ्स पे करना, और वो आपको ये लगेगा विद इन 12 मंथ्स सर अब आप क्या पे करते होगे, मतलब जब भी साल बंद हो जाएगा और मुझे 12 महीने के अंदर अंदर जो पे करना है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अभी एक बार देख लेंगे उसको। ठीक है, तो चलो मैं एक बार ऐसे बना देता हूँ। मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा खत्म होने वाला है, तो 31 मार्च 25 से 1 ईयर 31 मार्च 26, जो भी आउटस्टैंडिंग है विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। लेकिन एक चीज है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स किस चीज को नहीं लेगा, टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स क्या होता है, रिट्रेंचमेंट। अगर आप किसी को निकाल रहे हो और आपने बोला हाँ तेरे को 6 महीने का लमसम पैसा दे दूंगा, अभी साल अभी खत्म हुआ है, 5 करोड़ ले लियो, पर मैं उसको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाऊंगा, अलग ही दिखाऊंगा मैं टर्मिनल बेनिफिट्स को। ठीक है जी, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन इसके अंदर क्या चीज नहीं आया, अदर देन टर्मिनल बेनिफिट्स। और उसका रीजन एक है कि AS15 वांट्स सेपरेट डिस्क्लोजर, कि टर्मिनल बेनिफिट्स का अलग से कॉलम हो, उसकी डेटा अलग से आने लगे। ठीक है बच्चे, और अगर कोई चीज आपने यहां पे करनी हो और आपको ऑब्लिगेशन यहीं पे पता है, उसको क्या बोल दूंगा, यानी कि इज एन आउटस्टैंडिंग तो है, लेकिन इट इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स, तो उसे शॉर्ट टर्म बोलूं या लॉन्ग टर्म बोलूं, उसको बोलूंगा मैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो आप देखेंगे, एक है आपका शॉर्ट टर्म, एक है आपका लॉन्ग टर्म। टर्मिनल बेनिफिट तो अलग थे, और एक कौन सा आ गया, ग्रेचुटी, पेंशन, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट की एक साथ एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है तो। हाँ, हाँ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, रिटायर होना चाहो तो आप हो सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और एक, तो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक क्या हो गया, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, और टर्मिनल बेनिफिट। तो हमको ये समझना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सचेंज के 4 कंपोनेंट्स हैं, और वो 4 कंपोनेंट्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, सैलरी, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आपका हो गया, प्रोविडेंट फंड का खर्चा। ठीक है, देन एनुअल लीव्स। एनुअल लीव्स आपको ध्यान है, वो लीव एनकैशमेंट होता था सैलरी में। ठीक है, अब उस पे भी ना एक मुद्दा आएगा। देखो, वो अभी मेरे को एनुअल लीव पे काफी डिटेल्ड बात करनी है, बट एनुअल लीव जो कि मेरे को उसका, अगर तुमने पूरे साल छुट्टी नहीं ली और मैं, मेरे को तुमको बेनिफिट देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, या तो सैलरी या तो बोलूं छुट्टी ले ले, अगर वो विद इन 1 ईयर ही आपको करना पड़ेगा तो वो शॉर्ट टर्म है। और अगर मैं बोलूं अरे भाई कैरी करता जा जितना मर्जी, 10 साल बाद भी ले लियो, तो फिर वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जो बेनिफिट मुझे आपको विद इन 1 ईयर देना है, उसी को तो मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ ना।
तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ये वो एनुअल लीव्स है जो कितने टाइम में आपको बेनिफिट को कंज्यूम करना है एज एम्प्लॉय विद इन 1 ईयर। समझ रहे हो, ये अभी डिटेल्ड बात आएगी। मेडिकल, हाउसिंग, कार, वट एवर बेनिफिट जो भी आपको दिए जाए। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है जी, सबैटिकल लीव, लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट और भी होगा, वो पेंशन वेंशन चलो वो अलग हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, एक बात बताइए। आज के टाइम पर अगर मैं बोलूं, जैसे वो लीव भी मिलती है ना, जैसे मदर्स को कितने महीने की छुट्टी मिलती है, 6 महीने की। हाँ, लेकिन फादर को भी मिलती है बेटा आज के टाइम, कितने टाइम? आज जोमेटो दे रहे हैं ना सर। जोमेटो लीव दे रहा? हाँ, उन्होंने अभी नई स्कीम स्टार्ट करी है। अच्छा। लड़कों को भी छुट्टी मिलेगी। हाँ, पर लड़कों को मिलती है, 15 दिन मिलती थी, अब शायद से वो बढ़ के 1 महीना, 3-4 महीने कर दिए 3-4 महीने अभी तक नहीं हुआ वो, मतलब स्टार्ट हो गया। जोमेटो वालों ने करी है 4 दिन। सही है ना? हाँ। क्या है? हाँ सर, काम करता हूँ साइड में, नहीं तो मेरा फिर काम करता है? तेरा क्या क्लाइंट है क्या? नहीं, मेरा एक दोस्त है वो जोमेटो में कस्टमर केयर में काम अच्छा, ओके, तो वो बता रहा था। ठीक है। तो ये वाले बेनिफिट्स तो हर एम्प्लॉय का ये नहीं है ना नेक्स्ट ईयर ही मेरे को देना पड़ेगा, आगे के सालों में देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म हो गए, लॉन्ग सर्विस अवार्ड, भाई साहब 5 साल तक तेरी परफॉर्मेंस बढ़िया रही, छठे साल में बोनस दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं उसको लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ। खर्चा तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैं सोचिए मैं रिकॉर्ड तब कर रहा हूँ, खर्चा आज ही रिकॉर्ड होगा, समझ रहे हो। लेकिन उसको जब, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस टू लायबिलिटी। खर्चा तो रिकॉर्ड कर दिया एस्टिमेट बेसिस पे, पर उस लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म बोलूंगा लॉन्ग टर्म बोलूंगा? लॉन्ग टर्म। इफ आई हैव टू गिव यू द बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर, देन लॉन्ग टर्म, और अदरवाइज शॉर्ट टर्म। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया रे, ग्रेचुटी, पेंशन, मेडिकल केयर एंड उधर रिट्रेंचमेंट और बीआरएस। कही है साहब, क्लियर है? पीछे वाला भी लेंस खराब हो गया, उसका दूसरे चार फोन कर देता। लेंस खराब हो गया? लैंप जो है उसकी लाइट बहुत ज्यादा ही डिम हो गई है, बहुत सारी ये तो अभी तो एकदम, यार ये तो अभी चेंज करा है। मेरे को कुछ और नहीं, कोई तो होना नहीं। ऐसा क्या तुम्हारी लाइट जल रही है, पता नहीं कैसे। वो लैंप की लाइट ये जलती नहीं, मुझे लग रहा है। बच्चों आज क्लास यही खत्म करते हैं। नहीं नहीं, यही कर दी पीछे मारो। ओके, बाय बाय। आपकी क्लास यही है। ऑनलाइन ज्वाइन करा दूंगा तुम्हें मीटिंग आईडी से। देखेंगे क्या। हाँ तो फोन में ज्वाइन करेगा ना? ये ना, हम यहाँ हाँ तो यहाँ बैठ के आ जाओ, इधर आ जाना। हो गया, आ जाओ, आइए। यहाँ तक क्लियर है? दिख रहा है सबको ना? ये अरे, ठीक है, मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे, लिख लिया ये? अच्छा इसको बना भी लो ना, हाँ बना लो इसको। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो ये 4 टाइप के हैं भैया। ओके, कल तुम्हारी कॉस्ट की क्लास नहीं हुई है? सर हुई है, कल होगी दोबारा ऑनलाइन 6 बजे से 6-7 बजे, 6:30 तक। 6:30 से होगी मतलब स्टार्ट। मतलब कोर्स कल नहीं होती ना वैसे, और कल शाम को ऑनलाइन होगी। आज तो हुई गई, सर ने 5 से खत्म कराया। आज एबीसी चालू हुआ था। चैप्टर हो रहा है, एबीसी छोटा है वैसे, अगली क्लास में क्वेश्चन होगा एबीसी खत्म, फिर नया चालू हो जाएगा, पूरे जाएगा। चलिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट में पहले क्या है? भाई उसमें सबैटिकल लीव वही होता है, 6 महीने की मदर्स को मिलती है लीव, प्रेगनेंसी लीव वो होती है। ओके। आज छूट गया सर मैं। हम्म, आज छूट गया। क्या हो गया, ठुक गया क्यों? स्कूल में
कैसे? तो पीछे गाड़ी वाले ने मार दिया अब तेरी मतलब फिर जैसे ट्रैफिक चल रहा है इधर ही फ्लाईओवर पे हाँ, मार दिया वो इधर सामने पास कर लो टच हुई पीछे हाँ, से। साइड अब जैसे मैं साइड में कर रहा हूँ मतलब फोर में और ऐसे गाड़ी चला हाँ तो वो ब्रेक ही नहीं मारा और सीधा गिर गई बाइक। जैसे तुम तो सामने भी मेरी गाड़ी थी धीरे धीरे चल रहे थे जहाँ मेरी गाड़ी आगे वाले में लगी मैंने टायर लगा वो आगे मार दी और वो कार वाला मेरे को देख रहा है और उसको देख रहा हूँ कार वाला मेरे को मेरी गलती है और वो पीछे से सॉरी 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 करे जा रहा हूँ मैं पर फिर गिर वो गया था बाइक, नहीं, टच होके बाइक तेरी दूसरे पे लग गई थी। जैसे इस मार धक्का लगा था फिर वो दूसरे पे लग गई बस मेरी वो जो नंबर प्लेट है ना उसी पे लगी दूसरी गाड़ी को वो फिर से बोली अभी मैं ठीक तेरा कराई हमेशा नंबर प्लेट पे ही हो रहा होता कुछ वही ना तो कुछ। अभी ठीक कराई थी मैं तो फिर से बोली अब मैंने सच को पकड़ लिया था मतलब मैं गाड़ी से बाहर निकला मैंने वही इंसिडेंट नहीं करती साहब मुझे रो मेरे मतलब नहीं मैंने वही इंसिडेंट करा तो गाड़ी से गया बोला सॉरी भाई मतलब ये क्या कर रहा है तो मुझे इधर से पैसे नहीं उसने बोला पैसे नहीं दो अच्छा 1000 रुपए दे दिए मतलब उसने तो मेरे तो बढ़ से क्या 300 रुपए बढ़ गया 350 को ज्यादा जाओ आप इन पार्टी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि लर्निंग जिसके ऊपर लिखा रहता है 4 बाई 2 जिसको 22 सेंटीमीटर एल लगा के नहीं वो चलाते दिक्कत क्या है, हर कोई फोन ज्यादा देखता है ना, वो ये चीज भी है। एल लगा के चलाते नहीं सर को अपनी जान ना लगी चलिए ये नोट कर लिया। ये क्या टाइम हुआ अभी वैसे? वो 5 सिर्फ 25 मिनट के हो रहे हैं ठीक है, अब एक चीज देखना, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट पे क्या लिखा हुआ है भाई साहब, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऐसे रीड कर लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पेबल विद इन 12 months। और अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, डू यू नीड टू मेक एनी एक्चुएरियल वैल्यूएशन? नो एसेंशियल इज रिक्वायर्ड ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इतना नहीं है। ठीक है कि जनरली शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि उसके अंदर जनरली होता क्या है, वेजेस सैलरी वो तो एक्चुअल बेसिस पे चल रही है। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। एक तो ये हमने लिख लिया था ना, वेजेस। दूसरा क्या हो गया आपका, ये ना वो जो अर्नड लीव्स वाला होता है ना, उसके ऊपर बात करनी है मैंने, मेन टेक्निकल आज जो है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, और इसके अलावा नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। आई थिंक यही तो चीजें लिखी थी आपने, मुझे बताइए क्लियर है? अभी जो तुमने जो बनाया था, वेजेस आ गया था, एनुअल लीव्स आ गया था, बेनिफिट आ गया था, पीएफ, और यहाँ पर बोनस लिख दे जाए, बस कवर हो गया। समझ रहे, बोनस प्रॉफिट शेयरिंग बोनस और होता है ना, तो बोनस हो गया प्रॉफिट, पीएफ हो गया वो चीज। ठीक है। और आपको मैं कंटेंट तो दिखा ही रहा हूँ, आपको ऑब्वियसली घर जाके एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पर उसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, मैं आपको सारा डेटा बता रहा हूँ। अब आप समझिए, मेरा आपके साथ जो मेन टॉपिक है, चलो पहले एक आसान वाला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए एक बार। और इलस्ट्रेशन 3 पढ़ने के बाद ये जो ऊपर बॉक्स में कर दिया मैंने वो रीड कर लेना। ऐसे दिखाया 2 करोड़ का खर्चा है, 1 करोड़ 90 पे कर दिया है, 10 लाख की लाइबिलिटी बना दूंगा मैं। प्रोविजन क्रिएट कर दी ठीक है, तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, टैक्स एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितने का है, 2 करोड़ का, और लाइबिलिटी में कितना दिखाओगे, 10 लाख। अब ऊपर पढ़ लीजिए इसको, साइंटिफिक तरीके से थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, एनी डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड द कैश पेमेंट इज ईदर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, क्लियर है? अब आप थोड़ा सा बात समझिएगा, एक दो टर्म टेक्निकल आएंगी पर बच्चों वाली बात ही है बस, और उसके बाद हमारा जितना मैंने आपको कराना है, एक आध इलस्ट्रेशन आएगी और डन है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में तुमने देखा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अलग अलग होते हैं ना, तो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आपका एक सबसे पहला वाला जो हम डिटेल बात कर रहे हैं वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में मैं आपके साथ किसके ऊपर बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस। शॉर्ट में बोलूं तो लीव एंड कैशमेंट वो जो होता है, याद करो सैलरी में अगर आपने कुछ छुट्टियां ले ली
और अगर वो दो टाइप ऑफ लीव्स होती थी, एक होती थी कैजुअल लीव, छुट्टी लोगे अगर आपने पूरे साल आपको कैजुअली मिली है 12 और आपने एक भी नहीं ली, क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी? क्या उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कैजुअल लीव का नहीं मिलता, अर्नड लीव्स का हो। समझ रहे? अर्नड लीव्स क्या होती थी? जैसे आप कल को नौकरी करोगे, 12 तो कैजुअल है कि कभी सिक लीव हो गया कुछ हो गया, वो कैजुअल के अंदर आता है। अर्नड क्या होता था? 12 अर्नड मिल रही है, 12 कैजुअल मिल रही है, टोटल कितनी हो गई? 24। और अगर तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली तो ये 12 तो लैप्स हो जाएंगी भाई। तो हर एम्प्लॉय 12 तो लेता ही लेता है, जो छोड़े वो उसको। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। जब मेरे को मिल रहा है तो हर कोई क्या करता था ना, दिसंबर में ज्यादा छुट्टियां कर ली, और वो तो ठीक है, नॉर्मल बात है भाई, छुट्टियां अच्छी लगती हैं। लेकिन जो अर्नड है, क्या वो लेते हैं एम्प्लॉइज? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ बेनिफिट होता है, एडिशनल बेनिफिट जो आपको सैलरी से ऊपर मिल रहा है। तो क्या ये जो बेनिफिट है ये भी एम्प्लॉयर के लिए खर्चा नहीं है? और वो खर्चा दो तरीके का हो सकता है कि मैं आपको बोलूं अगली बार आप वो लीव और ले सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का एम्प्लॉयर को नुकसान है। हाँ, पैसा नहीं जा रहा, आपकी 12 लीव बच गई, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट ईयर आप 12 ले सकते हो छुट्टी। ये भी कहीं ना कहीं फायदा तो है ना कुछ ना कुछ। या मैं दूसरा आपको बोलूं, पैसे दे दूंगा इसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगले साल ही पैसे मिल जाते हैं? जनरली मार्केट में क्या ट्रेंड है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जब आप नौकरी छोड़ते हो ना, रिटायरमेंट नहीं, अगर तू 3 साल बाद 2 साल बाद की नौकरी छोड़ रहा है तो एक बोला जाता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। नौकरी छोड़ेगा, देने को कंपनी बोले साल खत्म हुआ 12 दिन छुट्टी बढ़िया, ये ले पकड़ पैसा, ठीक है। और कंपनी बोले भाई जब तू नौकरी छोड़ेगा ना, तेरा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, उसका पैसा ले लियो मेरे से। तो ये तो कंपनी के टर्म्स के ऊपर है, ठीक है। अब आप समझिएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या लिखा है बच्चे? एक है एक्यूमुलेटिंग और एक है नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है मैंने? नॉन एक्यूमुलेटिंग मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलने का, ठीक है। और जब कोई बेनिफिट ही नहीं है, मेरे एंड से कुछ ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होगा, AS15 वहां पर लगेगा ही, ठीक है। नॉन एक्यूमुलेटिंग है AS15, उसके बारे में क्या बात करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्यूमुलेटिंग हुआ तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इन लीव्स को क्या बोला जाता है? अर्नड लीव्स। तो अर्नड लीव्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, यस। और दो चीजें हो सकती, या तो अर्नड लीव्स को बोला जाएगा कि ये वेस्टिंग है, ठीक है। वेस्टिंग का मतलब पता है क्या है? पैसा मिलेगा, ठीक है, पैसा मिल जाएगा। और अगर ये नॉन वेस्टिंग है तो कंपनी कह रही है पैसे वैसे नहीं देने वाला मैं, छुट्टियां ले लियो ज्यादा। समझ रहे हो? नॉन वेस्टिंग का मतलब कि टेक एक्स्ट्रा लीव्स, ठीक है जी। तो इन बोथ द केसेस आप समझिए, एक्यूमुलेटिंग लीव्स जो होती है या तो वेस्टिंग होगी या तो वो नॉन वेस्टिंग होगी। वेस्टिंग का मतलब कैश दे रहा हूँ, नॉन वेस्टिंग का मतलब ज्यादा छुट्टियां ले लेना, और ज्यादा छुट्टियां देना भी एम्प्लॉयर AS15 कैप्चर करेगा, कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन उस चीज को मैं वैल्यू करूँ। मुझे बताइए, आपको क्लियर है पहले ये चीज? तो ये वाली बात ना दोबारा से वो है, तो यहाँ पे ना वही लिखा हुआ है कि जैसे सपोज करो कैजुअल लीव्स हैं, तो कितने डेज की लीव है? 12। और आपने कितनी ली अभी? 0। क्या कैरी फॉरवर्ड होएगी? नहीं होगी ना। AS15 लगेगा? नहीं लगेगा। वहीं अगर अर्नड लीव्स हैं तो लीव कितने दिन की है? 12 दिन की। और अगर मैं बोलूं टेकन 0 तो कैरी फॉरवर्ड कितनी हो जाएगी? बस अब डिपेंड करेगा कि ये 12 को ये वेस्टिंग है या फिर ये नॉन वेस्टिंग। हाँ जी। देखना पड़ेगा किधर होगा, मेरे को बता दियो, मैं सर्च कर लूंगा। ठीक है, बताइए, क्लियर है? तो आप मुझे बताइए
तो अब मैं इसी के ऊपर ही बात करूंगा और बस हमारी बात हो जाएगी। ये देख रहे हो आप, एक्यूमुलेटिंग, वेस्टिंग, नॉन वेस्टिंग, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो टेबल के अंदर समझ आ गया, पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और मेरे हिसाब से बस फिर बात खत्म ही है। नीचे वाला भी कर लेंगे, छोटा सा है वो। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि क्या चीज है। चलिए ध्यान से देखना बच्चा, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एन एंटरप्राइज हैज 100 एम्प्लॉइज। बहुत अच्छी बात है भाई, 100 एम्प्लॉई है। हु आर ईच एंटाइटल्ड टू 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव ईच ईयर। 100 एम्प्लॉय को कितनी छुट्टियां मिलती हैं एंटाइटलमेंट? 5 पर ईयर। अनयूज्ड लीव मे बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर। अगर आपने अनयूज रह गई ना, आप सिर्फ उसको एक ही साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते। हाँ, ठीक है, उससे आगे नहीं तो अब ये वाली लीव वेस्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। तुम जब एक साल खत्म होगा, यू हैव टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द लीव विद इन अ ईयर। अगर मैं इसको बोल देता ना कैरी फॉरवर्ड ईयर आफ्टर ईयर हो रही है, तो फिर मेरा और दिमाग चलता कि कितना लॉन्ग टर्म एस्टिमेट कैसे लगाऊं, वो दिमाग चलता। समझ रहे हो? द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर। वो कह रहा है कि जो, मान लो 1 साल हो गया, अब जब आप अगले साल जाओगे, द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर एंटाइटलमेंट। करंट ईयर एंटाइटलमेंट कितनी मिलेगी? मतलब आपको 5 तो मिलती मिलती है। एंड देन आउट ऑफ द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि लीफो। आप सबने एक एक साल काम कर लिया, 5 5 छुट्टियां दी, एक छुट्टी नहीं ली आपने। अब आप अगले साल जा रहे हो और आपने 6 छुट्टियां ली हैं, 6। तो पहले कौन सी खत्म हुई है? पहले करंट ईयर ब्रॉट, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिर बात की। समझ आया? अब वो कह रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर को, द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय। यानी कि जब साल खत्म हुआ ना 2004 का, तो एवरेज लीव्स कितनी बची हुई है? 2। मैं इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करता, ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास AS15 में यही करता रहूंगा। एक्चुअलीज एस्टिमेट देते हैं, लगाता हूं मैं उस पर। ठीक है, तो बेसिकली 2004 के एंड में ये जो अनयूज्ड है, 100 एम्प्लॉय इंटू 2, टोटल लीव्स कितनी अनयूज्ड है? The enterprise expects, based on the past experience, which is expected to continue, that 92 employee will take no more than 5 days of leave in 2005। तो कह रहा है लीव्स पड़े रहने दो। यही, ये जो 100 एम्प्लॉई है ना, इसमें से नेक्स्ट ईयर जो 92 एम्प्लॉई होंगे, वो 5 ही ले पाएंगे, तो ये वाली तो यूज ही नहीं होगी। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? 100 एम्प्लॉय में से 92 एम्प्लॉयज करंट ईयर का ही कंज्यूम कर पाएंगे बस। लेकिन बाकी कितने एम्प्लॉय रह गए? 8। एंड द रिमेनिंग 8 एम्प्लॉय विल टेक एन एवरेज ऑफ 6.5 लीव्स। 6.5 मीन्स 15 ऑफ करंट ईयर, and how much of the brought forward? 1.5। समझ आया आपको? नेक्स्ट ईयर में, हाँ, एक बात बता ना, ये 8 एम्प्लॉय कितनी लीव्स लेंगे? 6.5, जिसमें से 5 तो करंट ईयर की यूज होगी, पहले तो करंट ईयर की खत्म होंगी, और उसके बाद 1.5 ही तो बची जो ब्रॉड फॉरवर्ड वाली है। एस्टिमेट है, दिस इज एस्टिमेट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एज ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉइज। ये मेरे को एक एस्टिमेट मिलता है। ये तो आपके धंधे के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम नहीं निकाल सकते, हमारा फोटे नहीं है। हाँ, ये आप जब कंपनीज में जाओगे, आपको ये रिपोर्ट मिलेगी आपको बनी हुई। तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब कितनी लीव्स यूज होंगी? कितनी लीव्स यूज होंगी जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है? क्या आप आगे तो लेके जा रहे थे, बट क्या उसका कोई फायदा हो रहा है? कितनों का फायदा हो रहा है? सिर्फ 12 छुट्टियों, 8 इंटू 1.5, 12 छुट्टियों का फायदा हो रहा है बस।
तो अब क्या लिखा है, द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स दैट इट विल पे एन एडिशनल 12 days ऑफ पे एज अ रिजल्ट ऑफ अनयूज्ड इंटरेस्ट। पे का मतलब, उनका मतलब ये नहीं है पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं पैसा दे रहा होता तो ये 92 भी आ जाते। पैसा कैसे मिले, बेसिकली मैं उन 1.5 छुट्टियों को की ऑब्लिगेशन है कि मैं उनको देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, that has accumulated on 31st. Therefore, the enterprise should recognize a liability on 31st December 2004. पहले ही साल के एंड में मैंने एस्टिमेट बनाया और मैंने बोला 12 छुट्टियां और मेरी ऑब्लिगेशन आ जाएगी इक्वल टू 12 days ऑफ। समझ आया आपको? तो वो बोल रहा है कि पहले साल में उसको मिल गई और उसके बाद 5-5 दिन मिल गई एक एम्प्लॉय को। नेक्स्ट ईयर में वो बोल रहा है कि बाद में एम्प्लॉय जैसे जो 5 साल छुट्टी ले गई तो उनकी वो 5 दिन लैप्स है, उनका भी मतलब हाँ वो लैप्स है, वो उन्होंने करंट 5 यूज करी, उनका 5 लैप्स हो गए, वो वाला वो 92 बाहर हो घर से 8 एम्प्लॉय जो बोल रहा है कि 8 एम्प्लॉय जो है उसके एस्टिमेशन पे 6.5 छुट्टियां लेनी है, बिल्कुल, जिसमें से 6.5 का हिसाब में 5 करंट ईयर दी गई और वो 1.5 ले जो उसकी ऑब्लिगेशन बन गई, बाकी बिल्कुल, लैप्स है तो बिल्कुल। 1.5 को 8 कर बिल्कुल, और 12 साल से 12 छुट्टियां सिर्फ मेरे एम्प्लॉयर के सर पर आई कि 12 मेरे को ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। बताइए, क्लियर है? ऑल क्लियर? ओके। सर इसका मतलब यही है ना कि सारे 100 एम्प्लॉयज इस साल की छुट्टियां तो अवेल कर ही रहे हैं 500 वाली, तो वो तो 2005 में, हाँ वो मैं उसको करंट ईयर में कैसे रिकॉर्ड करूंगा वो ठीक है, ठीक है, हाँ यू कैन से दैट एग्जैक्टली। 100 एंड देन एम्प्लॉयज अगले साल, हाँ वो सारा कंज्यूम होगा। हाँ सर, और then जो बाकी 8 हैं वो एक्स्ट्रा 1.5 की ले रहे हैं, इसलिए एग्जैक्टली, लाइबिलिटी बन रही है। एग्जैक्टली। और ये लाइबिलिटी कब की बन रही है आप समझिए, 31 दिसंबर 2004 में इस दिन हूं। ये ईयर 1 था, ईयर 2 था, जब साल खत्म हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 लीव्स एक्स्ट्रा मुझे देनी पड़ेंगी ईयर एंड 1 पे। पर क्लियर? सर वो है तो ईयर एंड 2 की लीव्स। बट इट इज अर्नड इन ईयर 1। ठीक है सर। when you are taking the leaves it's irrelevant, but when you are earning it it's important, क्योंकि जब आप earn करते हो खर्चा तभी बन जाना चाहिए। you have earned those leaves in 2004। क्लियर है बच्चे? आओ जी, ये वाला एग्जांपल देखिए और बस फिर खत्म है। टॉप टर्नओवर का मतलब होता है नौकरी छोड़ के चले गए। मैंने कंडीशन ये लगाई थी सारे के सारे यही रहोगे तो 3% और कोई चला गया तो 2.5%। क्या बोल रहे थे, एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी। मैंने भाई मार्केट में एस्टिमेट एक्सपर्ट को बोला, मैंने क्या लगता है सारे रुक जाएंगे, उनसे कोई नहीं रुकता है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है आज के टाइम पे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जाएगा जाएगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, 2.5% का आप प्रॉफिट के बेसिस पे लायबिलिटी बना दीजिए। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, लास्ट इलस्ट्रेशन और फिर बस बेटे नमस्ते। अर्नड लीव्स शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है या इट डिपेंड्स? नो इट डिपेंड्स। अभी हमने जो पहले वाला क्वेश्चन करा, अगर आपने जैसी अर्न करा है ना, आई एम रेडी टू कॉम्पेंसेट यू द नेक्स्ट ईयर, दैट्स शॉर्ट टर्म। और अगर मैं बोलूं भाई इसको कैरी करता जा और जब नौकरी छोड़ेगा तो ले लियो पैसे, तो लॉन्ग टर्म है, समझ रहे हो। और ये भी देखना पड़ेगा फिर, अगर आप नौकरी छोड़ोगे तो कितने परसेंट लोग अगले साल ही छोड़ देंगे, जो अगले साल ही छोड़ेंगे उनको वो अमाउंट शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है भाई। एग्जैक्टली। तो ये तो एस्टिमेट बेसिस पे है ना, हम कहाँ से वो लॉजिक लगा देंगे इतने एम्प्लॉय और क्या चीज है, ठीक है ना। तो इट इज ईदर वेज, आप इसको रीड करेंगे तो वही लैंग्वेज लिखी हुई, ठीक है। एक बार रीड करोगे या पढ़ लोगे?
पेपर में भी लिख पाएंगे। मतलब बहुत टेक्निकल टाइप लिखा है, आपको जो चीज मैंने बताई है वैसे ही लिखना, समझ रहे हो। एक बार आखिरी 3 लाइनें पढ़ लो चाहे। ढाई बजे, 2:30 बजे सेट होगा मतलब। लास्ट की लाइनें हैं कहाँ पे? लास्ट 3 ये कैटेगराइजेशन क्या हुआ, बुक में नहीं है? सर मैं बुक खोली हुई है, आप एक बार पेज नंबर बता दो कि कहाँ है। हम्म। अच्छा यहाँ, ठीक है समझ आ गई। ए भैया क्लियर है ना? सर विदाउट डिस्काउंटिंग मतलब उसमें फ्यूचर के लिए डिस्काउंट कर देंगे टू कम टू प्रेजेंट वैल्यू, और फ्यूचर बेनिफिट है। मैडम देखो शॉर्ट टर्म जो है ना उसमें तो इतने फ्यूचर का अमाउंट नहीं है, तो नो पॉइंट ऑफ डिस्काउंटिंग, समझ रहे हो। शॉर्ट टर्म क्या होता है, विद इन 1 ईयर जो ऑब्लिगेशन सेटल होनी है, हाँ डू यू थिंक मुझे उसको डिस्काउंट करना चाहिए? बट अगर लॉन्ग टर्म है तो डिस्काउंट। तो बस मैं डिस्काउंट कर दूंगा, वो भी एक जनरली, बस आप जब पढ़ रहे हो तो एक कॉमन सेंस पे हम कनेक्ट कर रहे हैं बस उस चीज को। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, बताइए क्लियर है बच्चे? तो ठीक है सर जी, नेक्स्ट क्लास में आपका एम्प्लॉय बेनिफिट सारा का सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका अकाउंट्स का भी सिलेबस सारा का सारा ओवर हो जाएगा। आई होप, आई विश आपने भी अपने एंड पे सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। जैसे नेक्स्ट क्लास में अगर मैं ओवर कर दूंगा तो आप भी एकदम रेडी होंगे कि सर नेक्स्ट डे हम एग्जाम देने को तैयार। गुड, वेरी गुड, ठीक है।